हाय फ्रेंड्स, आप सब लोग बढ़िया होंगे। देखिए पिछली 3 वीडियो आप देख चुके होंगे। 3 वीडियो आपके पास पहुंच गई हैं। वर्णमाला का तीसरा भाग आप देख चुके हैं। आज चौथा भाग है, अर्थात वर्णमाला समाप्त हो जाएगी आज। कल नेक्स्ट टॉपिक आपको मिलेगा, लेकिन आज वर्णमाला को हम समाप्त करते हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपसे थोड़ा सा कहना चाहूँगा कि आप इस वीडियो को, मेरी वीडियो को अधिक से अधिक अपने मेरे स्टूडेंटों तक पहुँच सके, उसके लिए आपका सहयोग चाहिए। मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वीडियो को देखें, पूरा देखें, और उसके बाद जो है उसको आगे अपने जो जुड़े हुए स्टूडेंट हैं, अपने जो मित्र हैं, फ्रेंड हैं, उनको जो है व्हाट्सएप शेयर करें, ताकि उनको भी इस क्लास का अच्छा फायदा मिल सके। तो देखिए आज शुरू करते हैं हम वर्णमाला का लास्ट। कल मैंने आपको बताया स्पर्श व्यंजनों की जो टेबल के माध्यम से आपको समझाया था। आज अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन की टेबल आपके सामने स्क्रीन पे आप देख रहे हैं। यहाँ पे देखिए अंतस्थ व्यंजन य, र, ल, व, ये आपके चारों अंतस्थ व्यंजन हैं। इनका उच्चारण स्थान आप देखेंगे तो इनका उच्चारण स्थान अलग अलग है। यह की बात करें, यह की बात, तो यह जो है आपका वो तालु से बोला जाता है। तालु से बोले जाने के कारण इसको तालव्य व्यंजन कहा गया है। उसके बाद र व्यंजन है। र और ल, इन दोनों का उच्चारण जीभ के साथ साथ मसूड़ों से बोला जाता है, अर्थात मसूड़ों को संस्कृत में बत्स बोलते हैं, इसीलिए इनका नाम बर्तस्य व्यंजन हो जाता है। उसके बाद है बिना पेचिरा व, एक होता है पेचिरा व, वो आपका ओष्ठीय व्यंजन में आ गया, लेकिन अंतस्थ व्यंजन में होता है बिना पेशिया व, और इसका उच्चारण स्थान दंत अर्थात दांतों के साथ साथ होठों का योगदान रहता है, दांतों के साथ साथ होठों से बोला जाता है, इसलिए इस अंतस्थ व्यंजन को हम दंतोष्ठीय नाम देते हैं। अब बात रही चारों के चारों अंतस्थ व्यंजन कौन से घोष में आएंगे, सहघोष होते हैं या अघोष होते हैं। तो देखिए चारों के चारों अंतस्थ व्यंजन आपके सहघोष होते हैं। प्राण की बात करें तो चारों के चारों अल्प प्राण होते हैं। जैसा मैंने आपको बताया था कि जिन व्यंजनों के उच्चारण में कम वायु बाहर निकलती है उन्हें अल्प प्राण कहते हैं, इसीलिए अंतस्थ व्यंजन यह व आराम से बोले जाते हैं, अधिक बल नहीं लगाना पड़ता, मुख से ज्यादा हवा बाहर नहीं आती है, इसलिए कम वायु बाहर आने के कारण इन चारों अंतस्थ व्यंजनों को अल्प प्राण की कैटेगरी में रखा गया है। अब देखिए नेक्स्ट टेबल आप देख रहे हैं ऊष्म व्यंजन। जैसा आप जानते हैं ऊष्म व्यंजन हमारे जो होते हैं वो 3 स हैं। एक तो स सलजम वाला स, एक स षटकोण वाला स, और एक स सपेरा वाला स, तीनों स। और एक अलग टेबल में है का जिक्र किया गया है भी आपका एक ऊष्म व्यंजन में आता है। ऊष्म व्यंजन जिन व्यंजनों के उच्चारण में एक प्रकार की गर्माहट और सुसवाहट प्रतीत होती है उन्हें हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। अब इनका उच्चारण स्थान पे अगर गौर दीजिए, उच्चारण स्थान को ध्यान से देखिए, क्या सबका उच्चारण स्थान एक होता है? नहीं, हमें ये ध्यान रखना है, क्योंकि एग्जाम में जो है वो अब यही पूछता है कि कौन सा स आपका तालव्य है, कौन सा स मूर्धन्य है। तो हाँ, यहाँ आप टेबल के माध्यम से देखेंगे जो आपका स सलजम वाला स होता है वो आपका तालु से बोला जाता है। स सलजम वाला स वो आपका तालु से बोला जाता है, इसलिए उसे तालव्य कहा जाता है। पेचिरा से वो आपका मूर्धा से बोला जाता है, अर्थात जैसे आपने व्यंजन देखा ट, इसी तरीके से हम बोलते हैं स, इसलिए जीभ हमारी जो है मूर्धा को टच करती है, इसलिए पेचिरा से को हम मूर्धा से बोले जाने के कारण इसे मूर्धन्य व्यंजन कहते हैं। अब उसके बाद है छोटा स अर्थात सपेरा वाला स। इसका उच्चारण स्थान जीभ के साथ साथ अर्थात जीभ प्लस मसूड़ा, इसका उच्चारण होता है जीभ और मसूड़े के सहयोग से, इसलिए इस व्यंजन को हम बर्तस्य व्यंजन कहते हैं। अब थोड़ा ध्यान देंगे, देखिए यहाँ पे तीनों उसमें व्यंजन आपके स वो आपके यहाँ पे जो है वो अघोष में आ गए। उसके बाद आप है देख रहे हैं, है भी उसमें व्यंजन है, उसकी टेबल को हमने अलग दिखाया है। उसका कारण यह है कि वो है अकेला जो है
वो सहघोष में है, जबकि तीनों ऊष्म व्यंजन आपके वो अघोष में है। और यहाँ पे है सहघोष के साथ साथ प्राण की बात करें तो वो महाप्राण है। यानी कि यहाँ दूसरे शब्दों में कह सकते हैं चारों ऊष्म व्यंजन महाप्राण हैं, और जबकि 3 ऊष्म व्यंजन स वाले वो आपके यहाँ पे जो है वो अघोष हैं, और है सहघोष और महाप्राण है। लेकिन है के उच्चारण स्थान की बात करें तो देखिए ये एग्जाम में आ भी चुका है। कभी तो ये आ जाता है कि है काकल्य व्यंजन कौन सा होता है, आपका स्वरयंत्रमुखी व्यंजन कौन सा होता है। तो ध्यान रखिए है का उच्चारण स्थान स्वर यंत्र से बोला जाता है अर्थात कंठ से बोला जाता है, इसलिए स्वर यंत्र मुखी व्यंजन भी कहा जाता है इसको, और कंठीय व्यंजन के कैटेगरी में भी रखते हैं। और साथ ही साथ इसको काकल्य कंठ से संबंध होने के कारण इस है को हम काकल्य व्यंजन भी कह सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार ये आपने यह महाप्राण, अल्पप्राण, अघोष, सहघोष ये आपको देखते देखते आपके दिमाग में बैठ गए होंगे। थोड़ा सा और बार बार इसको एक बार देख लेना ताकि आपके दिमाग में ये चित्र सही से बन सके। अब उसके बाद थोड़ा वर्णमाला से संबंधित कुछ क्वेश्चन है, मैं उसका रिवाज कर रहा हूं आपके सामने। सबसे पहले देखिए आपका यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, जैसे आपके आगत व्यंजन या ग्रहित आगत को या ग्रहित कह लो या विदेशी कह लो या फारसी ध्वनियां होती हैं। अगर आपसे कहा जाए कि फारसी ध्वनियां और विदेशी ध्वनियां, ग्रहित ध्वनियां, आगत ध्वनियां कौन सी होती हैं, तो ध्यान रखना ये हमारी वर्णमाला में इनका जिक्र है नहीं। जैसे क, ख, ग, ज, है, इनके नीचे नुक्ता बिंदी वो बिंदी आती है, आपने देखा होगा वर्ण व्यंजन के नीचे जब कोई बिंदी लगा देते हैं तो उसे हम बिंदी को नुक्ता बिंदी बोलते हैं। अगर हम इन ध्वनियों के नीचे नुक्ता बिंदी का प्रयोग कर दें तो इन ध्वनियों को हम विदेशी, आगत, फारसी के नाम से जानते हैं। ध्यान रखना इन ध्वनियों का प्रयोग केवल फारसी भाषा में, तो फारसी भाषा के शब्दों में इनका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट स्पर्श व्यंजन। देखिए स्पर्श व्यंजन नहीं बल्कि स्पर्श संघर्षी व्यंजन। देखिए हमारी वर्णमाला में 2 प्रकार के व्यंजन आपको देखने मिलेंगे। संघर्षी व्यंजन के बारे में आपसे पूछा जाता है, लेकिन सावधान संघर्षी व्यंजन भी 2 तरीके के होते हैं। एक संघर्षी व्यंजन स्पर्श संघर्षी व्यंजन है, उसके बाद आप देखेंगे तो ऊष्म संघर्षी व्यंजन। देखिए स्पर्श संघर्षी व्यंजन कौन से होते हैं, च, छ, ज, झ अर्थात च वर्ग के 4 व्यंजन जो होते हैं वो आपके संघर्षी हैं। चूंकि इन व्यंजनों को स्पर्श व्यंजन की टेबल में रखा गया है इसलिए इनको उपाधि दे दी जाती है स्पर्श संघर्षी व्यंजन। लेकिन उसके बाद एक होते हैं ऊष्म संघर्षी व्यंजन। देखिए ऊष्म संघर्षी व्यंजन, संघर्षी व्यंजन का मतलब ये कहा जाता है कि एक प्रकार से इन व्यंजनों के बोलने में हमारे अंदर घर्षण पैदा होता है, इसलिए इन्हें संघर्षी व्यंजन कहा जाता है। ऐसे आपके से ये जो व्यंजन है आपके ये भी आपके संघर्षी हैं। चूंकि इन व्यंजनों के उच्चारण में एक प्रकार का घर्षण पैदा होता है और गर्माहट पैदा होती है, उष्मा बाहर निकलती है, इसके कारण इनको संघर्षी व्यंजन के होने के साथ साथ इनको उपाधि दी जाती है ऊष्म संघर्षी व्यंजन। उसके बाद में हम यहाँ पे इसी तरीके से हम कुछ सवाल दिए जाते हैं कि एक ल और र, इन ल और र वैसे तो अंतस्थ व्यंजन हम पढ़ चुके हैं, लेकिन इसको एक अलग नाम वो देते हैं ल और र को। देखिए ल जो होता है हमारा वो हमारा पार्श्विक व्यंजन के नाम से जाना जाता है। अगर सवाल आ जाए पार्श्विक व्यंजन कौन सा होता है तो इसे ल जो है ल ये पार्श्विक व्यंजन है। और र को हम किस नाम से जानेंगे, र ये लुंठित व्यंजन के नाम से जाना जाता है। उसके बाद में देखिए जैसे आगत ध्वनियां हैं ऐसी एक आगत स्वर भी होता है। आगत स्वर जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं आगत स्वर का प्रयोग केवल अंग्रेजी भाषा के शब्दों में किया जाता है। अर्थात जैसे आपने देखा होगा डॉक्टर, जिसे हम बोलते हैं ओस्कर स्वर, जैसे डॉक्टर अंग्रेजी भाषा का शब्द है, डॉक्टर में ओस्कर ध्वनि का प्रयोग होता है। ऐसी कॉपी, कॉलेज, चॉकलेट आदि शब्दों में ओस्कर ध्वनि का प्रयोग हुआ है। इसी स्वर को हमने आगत स्वर कहते हैं। आगत का मतलब है कि इसको हमने जो है विदेश से
लिया गया है, विदेशी भाषा से लिया गया है, इसलिए हम इसको आगत स्वर के नाम से जानेंगे या इसको आगत स्वर के नाम से कहा जाता है। उसके बाद हमारी बड़वाला में कुछ कभी कभी पूछा जाता है, स्वर के बारे में आप पढ़ चुके हैं, लेकिन कुछ स्वर हमारे अर्ध स्वर के नाम से भी जाने जाते हैं। देखिए अर्ध स्वर अर्थात ना तो वे स्वर है पूर्ण रूप से स्वर तो है नहीं, व्यंजन। अब इनको अर्ध स्वर का मतलब है कि ऐसे वे व्यंजन जिनमें स्वर होने का भी क्वालिटी मिलती है, उन्हें हमने अर्ध स्वर नाम दिया है। तो देखिए अर्ध स्वर आपके जो अंतस्थ व्यंजन में आपके यह वह ये दोनों व्यंजन आपके अर्ध स्वर के कैटेगरी में माने गए हैं, क्योंकि यह कहा जाता है कि जिस प्रकार ए आ ई किसी भी स्वर को बोलते समय आप महसूस करते हैं कि आपकी जीभ किसी भी मुख के किसी भाग को नहीं स्पर्श करती है, अर्थात स्वर हमारे केवल हवा के माध्यम से बोले जाते हैं। ठीक उसी प्रकार यह और वह ये दोनों ऐसे व्यंजन हैं जो स्वर की कैटेगरी की तरीके से बोले जाते हैं, इसीलिए इनको यहाँ पे जो है दोनों स्वरों को अर्ध स्वर नाम दिया गया है। उसके बाद में नेक्स्ट देखिए यहाँ पे द्वित्व व्यंजन। एक तो द्विगुण व्यंजन के बारे में मैंने आपको बता दिया, यहाँ पे भी आपको थोड़ा सावधान रहना है। द्विगुण व्यंजन और द्वित्व व्यंजन, द्वित्व और द्विगुण दोनों अलग अलग हैं। द्वित्व व्यंजन के बारे में आपको मैंने बता दिया है, द्वित्व व्यंजन या उत्क्षिप्त व्यंजन, सॉरी द्विगुण व्यंजन या उत्क्षिप्त व्यंजन दोनों एक ही बात है, ड़ अड़। लेकिन यह है द्वित्व व्यंजन, यह है द्वित्व व्यंजन। अब देखिए द्वित्व व्यंजन के बारे में कहूं तो जहां हलंत व्यंजन के साथ में पूर्ण व्यंजन आ जाए, अर्थात जैसे आधा तय पूरा तय, आधा लय पूरा लय, ये आपके द्वित्व व्यंजन की कैटेगरी में आते हैं। सवाल आता है किस शब्द में द्वित्व व्यंजन का प्रयोग हुआ है, तो ध्यान रखना द्वित्व व्यंजन का प्रयोग जैसे बल्ला, जैसे कुत्ता, अर्थात आधा तय आया पूरा तय आया, बल्ला आधा लय पूरा लय, ये हमारे जो है आदि हलंत व्यंजन और पूर्ण व्यंजन दोनों एक साथ जब आ जाते हैं तो ये द्वित्व व्यंजन का काम करते हैं। उसी प्रकार देखिए अयोग्यवाद ध्वनि, कुछ हमारी वर्णमाला टेबल में अयोग्यवाद ध्वनि के नाम से भी जाना गया है। आपने देखा होगा एक विसर्ग होता है, एक विसर्ग और एक अनुस्वार ध्वनि। अनुस्वार जो आप ए छोटे ए पे अंक की बिंदी होती है उसे हम अनुस्वार बोलते हैं, और ए के बाद दो बिंदी होती है विसर्ग के रूप में, उसे हम विसर्ग बोलते हैं। ये दोनों ही ध्वनियां आपकी अयोग्य भा की कैटेगरी में रखी जाती है। अयोग्य भा इसका मतलब है कि इनको हिंदी ज्ञाता के अनुसार ये माना जाता है ना तो ये पूर्ण रूप से स्वर की कैटेगरी में है ना व्यंजन की, इसलिए अयोग्य भा के नाम से इनको घोषित कर दिया गया है। उसके बाद में देखिए इसी कैटेगरी में यहाँ पे थोड़ा बद्धाक्षर, कुछ अक्षरों के बारे में भूल जाता है कि अक्षर कितने प्रकार के होते हैं, तो यहाँ अक्षर हमारे दो प्रकार के हैं, आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, बद्धाक्षर मुक्ताक्षर। देखिए बद्धाक्षर अक्षर और मुक्ताक्षर अक्षर, अगर मैं ये कहूं बद्धाक्षर जिन शब्दों के अंत में हलंत ध्वनि आती है, जिन शब्दों के अंत में हलंत ध्वनि आती है वो बद्धाक्षर होते हैं। बद्धाक्षर का मतलब है कि शब्द के अंत में हलंत ध्वनि आनी चाहिए, और मुक्ताक्षर ऐसे वे शब्द जिनके शब्दों के अंत में हलंत ध्वनि ना हो, अर्थात कोई स्वर हो। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं कहूं पुस्तक, मैं कहूं पुस्तक है, गिलास है, विद्यालय है, ये ऐसे शब्द हैं जिनमें लास्ट में हलंत युक्त शब्द नहीं आ रहा है, इसलिए ये अपने आप में मुक्ताक्षर हैं, मुक्त हैं। लेकिन आप इससे देखेंगे बद्धाक्षर तो उस शब्द की कैटेगरी में राजन न पे हलंत है, श्रीमान न पे हलंत होता है, महोदय हलंत होता है, इसीलिए ये हमारी जो ध्वनियां हैं शब्द हैं ये बद्धाक्षर हैं, क्योंकि यहाँ पे लास्ट में हम कोई भी व्यंजन जहाँ पे हलंत ध्वनि होती है उसके बाद हम किसी व्यंजन को जोड़ नहीं सकते, इसलिए ये अपने में बंधे हुए होते हैं, इसलिए इनको बद्धाक्षर नाम दिया गया है। उसके बाद वर्णमाला में कुछ
आपका वर्ण विच्छेद करने के लिए आता है। वर्ण विच्छेद, देखिए वर्ण विच्छेद किसी भी व्यंजन में से किसी भी अक्षर में वर्ण सॉरी ध्वनि और मतलब स्वर और वर्ण व्यंजन को स्वर और व्यंजन को अलग कर देना वर्ण विच्छेद कहलाता है। वर्ण विच्छेद के आधार पे ही हम शब्दों का वर्ण विच्छेद कर देते हैं। शब्दों का वर्ण विच्छेद कभी कभी करने के लिए आता है। कमल का वर्ण विच्छेद कीजिए, ताजमहल का, जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, कमल का वर्ण विच्छेद। ध्यान रखना है, एक बात का विशेष ध्यान रखना है, कमल का वर्ण विच्छेद करते समय आपको क्या करना है, कै में से हमें व्यंजन को निकालना है, कै में से हमें स्वर को निकालना है। तो कै में से जब निकालेंगे, कमल का वर्ण विच्छेद करेंगे तो कै हलंत कै प्लस उसमें से निकालेंगे छोटा है, उसके बाद प्लस हलंत में, उसके बाद मैं में से स्वर निकालेंगे ए, उसके बाद प्लस ले, उसके बाद हलंत ले, उसके बाद प्लस ए। इस प्रकार कमल का वर्ण विच्छेद है। एक शब्द वो देखेंगे, वैसे आप इसकी प्रैक्टिस अपने आप करेंगे। बस आपको इस बात का ध्यान रखना वर्ण विच्छेद का कि वर्ण विच्छेद करते समय हमें वर्णों में से हमें स्वर को अर्थात वर्णों को अलग अलग करना है, अर्थात व्यंजन को अलग और स्वर को अलग। जैसे आपका ताजमहल है, ताजमहल का अगर वर्ण विच्छेद करें तो तय में से हलंत निकल जाते हैं, हलंत आ गया, उसके बाद निकल जाएगा बड़ा आ, जय हलंत जय, उसमें से निकल जाएगा ए, प्लस मैं हलंत के साथ मैं प्लस ए, उसके बाद हलंत है प्लस ए, उसके बाद हलंत ले प्लस ए, ताजमहल। अब ऐसी कुछ शब्द आपके इसी तरीके से आप देखिएगा, थोड़ा सा ध्यान देंगे। कृपाल, कृपाल का वर्ण विच्छेद करें, कृपाल, कृपाल, क्या पे नीचे रे, देखिए रे नहीं है बल्कि ये ऋषि ऋषि स्वर है, इसको अलग करेंगे। हलंत के प्लस इसमें नीचे ये वाला रे आकार का होता है नीचे, वो आपका ऋषि स्वर है, इसको बाहर निकाल देंगे ऋषि। उसके बाद पे हलंत पे, उसके बाद प्लस आ, उसके बाद ले अर्थात हलंत ले, उसके बाद ए, कृपाल। इस तरीके से वर्ण विच्छेद। देखिए यहीं पे आके मैं कहूंगा कि हमारी वर्णमाला, वैसे तो बहुत सारे सवाल हमें जो है यहाँ से बहुत सारे सवाल बन जाते हैं। आप इसी की प्रैक्टिस करके देखिए, कहीं ना कहीं आपका ये जो है आसानी रहेगी। एक बार इसको ध्यान से, अगर कहीं पे भी आपने वीडियो को ध्यान से ना देखा हो तो एक बार ध्यान से इन वीडियो को देखिए। वर्णमाला के काफी क्वेश्चन आप जो है प्रैक्टिस में अपने आप को लेके बैठिए, कुछ क्वेश्चन लेके बैठिए, 150 क्वेश्चन अपने साथ में लेके बैठिए, उसके बाद उनको प्रैक्टिस कीजिए। मेरा वादा है कि आपको वर्णमाला में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। थैंक यू। आज की वीडियो